हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान कुरैशी साहब है। सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं क्योंकि आप अभी 26 नवंबर 2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया के एसोसिएशन के टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव में आप सचिव के पद पर चुने गए हैं। आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान कुरैशी साहब से, उनके तजुर्बे के बारे में जानना चाहेंगे। सर, मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि आप जो है अभी हाल ही में टीचर्स एसोसिएशन के सचिव के पद पर जो चुने गए हैं, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है सबसे पहले मैं उसके बारे में आपकी जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि विश्व भाईचारा टाइम्स ने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे इंटरव्यू के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया कहता हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मुजफ्फरनगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज से है, जहाँ से मैंने 10th और 12th की शिक्षा ली। उसके बाद मैंने अपना बीएससी और एमएससी, बीएससी बायोलॉजी और एमएससी बॉटनी मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज से अपनी शिक्षा ली है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैंने जामिया हमदर्द से पीएचडी की है और वहाँ पर मैंने बॉटनी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी संयुक्त रूप से एक डिग्री प्राप्त की। उसके बाद से मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसके बाद अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर। तो सर, आपने जो पीएचडी की है वो कौन सी सन में की? मैंने 2004 में पीएचडी कंप्लीट की है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स पर एक प्लांट है जिसको आर्टिमिसिया एनवा कहते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग उसी से आती है, जो आपकी सबसे एडवांस ड्रग है। उसके ऊपर मेरी पीएचडी थीसिस है। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में मैं जानना चाहता हूं कि आपने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर एक कंपैरेटिवली छोटा शहर है और यहाँ पर बहुत ही चुनिंदा कॉलेजेस हैं जहाँ से आप शिक्षा ले सकते हैं। और जो कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं, जैसे कि डीएवी कॉलेज है, उसमें बहुत टफ कंपटीशन होता है एडमिशन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि आपको एक अच्छे मार्क्स चाहिए। और उसके बाद फिर जो आपकी बीएससी और एमएससी है, उसमें भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। बीएससी में इसलिए क्योंकि आपको एमएससी में अच्छी जगह से एमएससी करनी है, और एमएससी में इसलिए क्योंकि फिर आपको पीएचडी अच्छी करनी है। तो डेफिनेटली बीएससी और एमएससी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। दिन रात बैठ के पढ़ना पड़ा है, किताबों के साथ रहना पड़ा है। उसके बाद जाकर पीएचडी में दाखिला मिला, और पीएचडी करने के बाद पीएचडी में फिर अच्छे पब्लिकेशन करने पड़े, तब जाके आपको उच्च शिक्षा में एक मौका मिलता है या फिर एक अच्छी सरकारी जॉब मिलती है। जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो फिलहाल देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गई है, तो उसमें होना ये एक फख्र की बात है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस दौरान जो मेरे जितने भी टीचर्स रहे, जो इस्लामिया इंटर कॉलेज के टीचर्स हैं और जो डीएवी कॉलेज के टीचर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं आज जो भी हूँ, आपकी खिदमत करने के लिए जो भी बना हूँ, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूल सकता हूँ। देखिए, सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, वो जिनकी नज़र आसमां पर, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। वाकई आपने जो है इस थीसिस को, इस सेंटेंस को आपने पूरा किया है कि अपना रास्ता अगर ऊंचाई आपको छूनी है तो अपने आप खुद बनाना पड़ेगा। सर, जैसा कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है, आप यहाँ से पले बड़े हो, यहाँ से आपकी यादें जुड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ की क्या यादें आपको दिल्ली में जाकर, आपको क्या यादें हैं जो आपको होम टाउन की ओर, होम डिस्ट्रिक्ट की ओर खींच कर लाती है? देखिए, किसी भी इंसान की सक्सेस में उनके दोस्त, घर वालों का हाथ होता है सबसे पहले तो। सबसे ज़्यादा तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, जिन्होंने घर के अंदर एक ऐसा एम्बियंस दिया, ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि हम लोग पढ़ाई कर सकें। मगर मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, मेरे वालिदैन ने कभी भी हमें हमारे शौक़ से नहीं रोका। उन्होंने हमेशा कहा कि जो करो अच्छे से करो। तो उन दिनों हम लोगों को खेलने का भी बहुत शौक़ था, तो साथ में हम लोग क्रिकेट और फुटबॉल अच्छा खेल लेते थे। तो उसी की वजह से मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में बाद में आना पड़ा 9th और 10th के लिए, इस्लामिया इंटर कॉलेज। सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से आना पड़ा।
और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल को छोड़ के जब आप आए वहाँ पे, तो माँ बाप को बिल्कुल भी ये दुख नहीं हुआ कि इसने ऐसा किया, क्योंकि उनको पता था ये अपना शौक पूरा कर। इस्लामिया इंटर कॉलेज से हमने जो यहाँ पर सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है कमिश्नरी का, 10,000 रुपये का टूर्नामेंट कहते थे उन दिनों, तो लगातार हमने 2 साल जीता है वो। और उसमें जो आपके साथी रहे हैं और आपके जो दोस्त रहे हैं वो हमेशा आपको याद आते हैं और वो टच में भी हैं। और इसी तरह से जो BSc MSc के साथ में यादें जुड़ी हुई हैं, हम स्पोर्ट्स कभी भी खेलते रहे, और जो साथ के जो क्लासमेट्स थे मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया पढ़ने के लिए और एक अच्छी कंपनी प्रोवाइड की। देखिए, one thing at a time and that done well is the best rule as man can take. Work while you work, play while you play, that is the way to be happy and live. तो ये जो आपके वालिदैन हैं उन्होंने आपको बचपन से ही ये बातें सिखाई है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग में शुरुआती जो मेरी फर्स्ट और सेकंड की जो शिक्षा है वो कोलकाता के इलियास मेयर स्कूल से है। तो मेरे वालिद हमें क्रिकेट खिलाने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के जो ग्राउंड्स हैं उसमें लेके जाते थे। माशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि अब फिलहाल मैं पूछना चाहूँगा, अभी आप जो जामिया मिलिया ने अपना 100वां साल स्थापना का पूरा किया है, यानी कि अपना शतक पूरा किया है, अब आगे की 100वें शतक के बाद नई क्या सोच है जामिया मिलिया की? नया 100वें नए वाले 101वें साल में क्या रणनीति आगे की, नया क्या देंगे आप छात्रों को? देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं। जामिया मिलिया की जो स्थापना हुई है वो जो अंग्रेज़ों का एक एजुकेशनल सिस्टम था उसके अगेंस्ट, जिसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, इस नाम को अक्सर खिलाफत के नाम से एक गलत नाम देने की कोशिश की जाती है, बट खिलाफत का मतलब है अगेंस्ट। तो जो अंग्रेज़ों का एक एजुकेशनल सिस्टम था उसके अगेंस्ट गांधी जी ने जो एक कॉल दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके खिलाफ जामिया का उदय हुआ है। तो 1920 में, सन 1920 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद ये दिल्ली में आ गई और कुछ वर्षों बाद ये जहाँ पर अभी है जामिया इस्लामिया, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। जो इसके फाउंडर्स रहे हैं, शुरुआत के टीचर रहे हैं, उन्होंने 1 रुपये की सैलरी पे काम किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जामिया के पास बहुत फंड नहीं होते थे। एक बार ये हुआ कि जामिया को बंद किया जाए, ये बात आई तो गांधी जी उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जामिया चलेगा जैसे चल रहा है, और चाहे मुझे उसके लिए लोगों के पास भीख मांगने के लिए जाना पड़े। तो उसके अलावा जो मोहम्मद अली जौहर साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की जामिया को चलाए रखने के लिए। और जितने भी फाउंडर्स हैं, मैं सिंगल आउट नहीं करना चाहता सबका नाम, कई सारे लोग इकट्ठे जिन्होंने मेहनत की है और जामिया को एक शेप देने की कोशिश की उस टाइम में। उसके बाद फिर धीरे धीरे कारवां बनता गया, अच्छे लोग जुड़ते गए और जामिया को अभी कुछ 20-30 साल पहले जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक दर्जा मिला है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद फिर वहाँ पर बाहर से जो यहाँ से इंडिया से पढ़ने के लिए साइंटिस्ट बन के जो लोग आए हैं, उन्होंने आके एकेडमिकली बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। और जो हमारे वाइस चांसलर्स अब तक आए हैं वो बहुत अच्छे वाइस चांसलर आए हैं, ये बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है। ये एक से बढ़ के एक वाइस चांसलर हमें मिले हैं। और खासकर प्रोफेसर मुशीरुल हसन के टाइम में जो अभी नई बिल्डिंग आप लोग देखते हो जामिया की, वो बनी है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। और उसके बाद से एकेडमिकली हम लोग जितने भी टीचर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते रहे और आखिर तक एक 100वें साल में हम लोग देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गए। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मगर जैसे आप कह रहे हो कि 100 साल के बाद आगे क्या है, नया क्या है? नया ये है, ये भी हम लोगों के टीचर्स के डिटर्मिनेशन पे और हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक प्लानिंग है कि हम आगे की एक प्लानिंग ऐसी करें जो सस्टेनेबल हो, जो चले। ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रोग्राम बनाएं, वो पीछे हट जाए, खत्म हो जाए। तो जैसे बात चल रही है एक मेडिकल कॉलेज की, तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ में अगर हम लोग एक बड़ा मेडिकल कॉलेज उसी कैंपस में या उसके आसपास कहीं पर एक एस्टेब्लिश कर सकें, तो ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग होगी जिस पे काम किया जाएगा। हमारे यहाँ से अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे। डेंटिस्ट्री हमारे ऑलरेडी है, तो दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। उसके अलावा हम लोग अपने सीट्स बढ़ाएं, नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ाएं। और सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो हमें एड्स दे। अभी 100 साल हमारे पूरे हुए हैं, तो 100 करोड़ का एक फंड जैसे आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए देते हैं, जामिया के लिए भी दें। 100 की तो अब वैल्यू उसके मुकाबले कम हो गई, तो मैं कहूँगा कम से कम 500 करोड़ दें, तो वो बहुत एक अच्छा इंप्रेसिव फंड वो होगा, जिससे कि हम नई स्कीम्स बना सकें, नए प्रोग्राम शुरू कर सकें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इल्म वो नहीं जो आपने हासिल किया है, इल्म वो है जो आपके अमल और किरदार से जाहिर हो।
तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, जितनी बातें आप बता रहे हैं ये सब टोटल सारा एजुकेशनल स्टडी और ये किताबी बातें हैं, किताबी ज्ञान है, मोरल वैल्यूज के बारे में और जो आपका मोरल वैल्यूज के बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए, जैसे दूसरे फील्ड होते हैं उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको भी आप कई हिस्सों में बांट सकते हो। एक हिस्सा तो वो है कि जिसमें आपको एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। आप जब तक एक सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं होगा, आप में करने की लगन नहीं होगी, सबसे पहले तो वो उत्पन्न करनी जरूरी है। दूसरा पार्ट उसका प्रोफेशनल एजुकेशन है, जिस प्रोफेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा जिसमें आप बैठ के पढ़ते हो, अच्छे से ग्रैब करते हो, याद करते हो चीज़ों को, तो वो है जिससे आप डिग्री हासिल करते हो। तो वो भी निहायत ज़रूरी है। सिर्फ हम ये कहें कि एक मोरल शिक्षा ही उसका समाधान है, तो ऐसा नहीं है। आपको डिग्री भी होना बहुत ज़रूरी है। आप मोरली कितने भी रिच हो, कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने भी खानदानी हो, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डेफिनेटली आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। तो पहली चीज़ तो यह है कि आप डिग्री प्राप्त करें। उसके बाद ह्यूमैनिटी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म ठीक है एजुकेशन के लिए, मगर इंसानियत के लिए आपको इंसान बनना पड़ेगा, वरना आपके उस प्रोफेशनलिज्म की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। उसका मतलब ये हुआ कि आप रिसर्च जब कर रहे हैं तो आप गरीब लोगों का भी ध्यान रखें, गरीब बच्चों का भी ध्यान रखें। आप ये भी ध्यान रखें कि जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को खाने के लिए भी अब ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग कैसे रिसर्च करें कि जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो। जैसे कि मेडिकल नीड बढ़ती जा रही है तो आप एक लव और अफेक्शन के साथ लोगों का ट्रीटमेंट करें। तो ये एक अमलगेशन है प्रोफेशनलिज्म का और ह्यूमैनिटी का, तो ये साथ साथ हैंड इन हैंड चलना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, और आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। बिल्कुल, शैक्षणिक डिग्रियां एक अलग है और इंसानियत एक अलग है। ह्यूमैनिटी होना बेहद जरूरी है, मानवता होना बेहद जरूरी है। मैं जानना चाहूंगा सर कि मुजफ्फरनगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट रहा है, यहाँ के लोगों को भी आपसे उम्मीदें हैं। आप जितनी यहाँ के लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आप उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे? देखिए, जो मैं आज तक की बात है वो आपको बता देता हूँ। पहले तो सारा हिंदुस्तान हमारा है, सारे हिंदुस्तान के बच्चे हमारे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ के जो मेरे मुजफ्फरनगर क्षेत्र के बच्चे हैं उनसे मुझे खास लगाव है, और उनको एक एकेडमिक गाइडेंस देना। हम लोग जो कर सकते हैं, हम लोगों के हाथ में नहीं होता कि हम किसी के दाखिले को इन्फ्लुएंस करें या कुछ और कर सकें उनके लिए, मगर जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम उनको अच्छा गाइडेंस दे सकें, उनको हम लोग तरीके बता सकें। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक RCA एकेडमी चलती है जिसमें बच्चों को UPSC की तैयारी की जाती है, तो हम उनको बताते हैं कि आप उसका एंट्रेंस क्रैक करें, उसकी तैयारी करके और वहाँ पे आए, तैयारी करें। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो जैसे अगर आपको MSc के लिए जाना है तो आप BSc का सिलेबस पढ़ के तैयारी करें। उसके अलावा मैं आपके शहर से हूँ, आप मेरे से कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या तरीका हो सकता है एक अच्छा परफॉर्म करने का। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अपनी जैसे खुद की लाइब्रेरी है, आप मेरे शहर के हो, शॉर्ट टर्म के लिए मेरे से बुक्स भी ले सकते हो पढ़ने के लिए। तो सिर्फ हम प्रिपरेशन में आपको गाइड कर सकते हैं, और उसके अलावा सारे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए मैं बताऊं आपको, जो हमारा शिक्षक संघ है उसमें स्कॉलरशिप भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो नीडी बच्चे हैं तो मेरिट कम नीड बेस पर स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की हमारी फीस बहुत ही कम है, तो इसमें सबसे बड़ी जो बाधा होती है बच्चों की शिक्षा में वो एक ज़्यादा फीस का होना। प्राइवेट कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, मगर हमारी फीस परहैप्स पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम लेवल वाली फीस होगी, तो ये एक अच्छी बात है। तो आपको कभी भी मेरे शहर के बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको कोई भी गाइडेंस चाहिए मैं वो हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। टीचर इज लाइक ए कैंडल व्हिच लाइट अदर इटसेल्फ। अध्यापक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। मैं इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपसे गुजारिश करूंगा, आप आने वाले छात्रों को, बच्चों को, मुजफ्फरनगर के लोगों को, समस्त हिंदुस्तान के छात्रों को आप जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? सबसे छोटा संदेश तो यही है, जो बड़ा संदेश है, अल्फाज छोटे हैं, पढ़ो और आगे बढ़ो।
तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए एक स्पेशल कंसिडरेशन हो, एक स्पेशल लव और अफेक्शन हो। आप दुनिया में आए हो, हिंदुस्तान की ज़मीन पे आपने जन्म लिया है, तो आपका ये दायित्व है कि अपने घर वालों को भी एक फील गुड फैक्टर हो, उनको भी अच्छा लगे कि मेरी औलाद ने अच्छा किया है, और अल्टीमेटली देश को लगे कि हाँ, ये जो हमारे देश में पैदा हुए अध्यापक हैं या साइंटिस्ट हैं वो हमारे देश को कुछ दे रहे हैं। तो अपने देश की तरक्की के लिए हमेशा काम करते रहे। आप अब तक जामिया टीचर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पर आसीन थे। आपकी उस पद पर रहते हुए मुख्य उपलब्धियां क्या थी, जरा हमें वो बताना चाहिए। हम लोग मई 2018 में ऑफिस में आए, तब से हम लोग लगातार काम करते रहे। मगर मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले हमारे पास एक रेगुलर वाइस चांसलर नहीं रहे बहुत महीने तक, तो बहुत सारे काम थे जो हुए हैं उस दौरान भी, मगर उस स्पीड से नहीं हुए। उसके बाद जामिया में एंटी सीए मूवमेंट चला, जिसमें काफ़ी काम तो चला मगर उस प्रोग्रेस से नहीं चला जो होना चाहिए था। उसके बाद से आप लोगों को पता है कोरोना ने हम सबको घरों में बंद किया हुआ है, तो एक ये था। उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, किसी भी जामिया टीचर एसोसिएशन से कम नहीं रहे होंगे जो अपने ऑफिस में रही। जैसे कि हमने JTA जामिया टीचर्स एसोसिएशन की वेबसाइट बनाई, आज तक उसकी वेबसाइट ही नहीं थी। तो अब फुल फ्लेजेड वेबसाइट है और अब तक 15-20 हज़ार लोग उस पर विजिट कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने JTA जामिया टीचर्स एसोसिएशन का ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, जो निहायत ज़रूरी है, एक माउथ पीस होता है किसी भी चीज़ को दुनिया के सामने लाने के लिए, हम लोगों ने वो भी किया। उसके अलावा हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की जिसमें 1000 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स आए जो जामिया में आए। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो प्रोफेसर पारेख, जो लॉर्ड हैं UK के पार्लियामेंट में, उनको, वो एक गांधीयन हैं, तो उनको हमने बुलाया। उसके अलावा हम लोगों ने न्यूजीलैंड के एम्बेसडर हर एक्सीलेंसी को इनवाइट किया जब क्राइस्ट चर्च में मस्जिद में गोलियां चलाई गई। उन्होंने आके वहाँ पर अपने कॉन्डोलेंसेस एक्सटेंड किए। रोज़ाना के काम होते हैं, डेली के काम होते हैं टीचर्स के, हमने वो किए। जैसे उनको कंप्यूटर्स दिलवाना, उनके ऑफिस रिपेयर कराना, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके टॉयलेट्स की डिमांड रेज करके उनके टॉयलेट्स बनवाना, उनके प्रमोशंस में एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करना। करीब 150 प्रमोशन हमारे टाइम में हुए हैं। इसके अलावा टीचर्स की कुछ की पास्ट सर्विस काउंट होती है, उसको हमने नेक्स्ट स्टेज पे हम उसको लेके गए। और जिन लोगों के प्रमोशन में ब्रेक हुए थे किसी वजह से, वो अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, उसको हम लोगों ने उस दरार को भरी है और अब उन लोगों के भी प्रमोशन बैकडेट से हो सकेंगे। तो ये हमारी मुख्य उपलब्धियां रही हैं। अब आप सचिव बन चुके हैं, तो आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? देखिए, एक तो ये कि जो टीचर्स के डे टू डे के जो काम होते हैं उसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उनको लेके आते हैं, उजागर करते हैं उन कामों को कराना। वो उसकी कोई रूपरेखा नहीं हो सकती, वो रोज के काम होते हैं, आपको नहीं पता कौन सा काम कब आने वाला है। मगर कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए हम लोगों ने कमर कसी हुई है। जैसे HRA के एरियर्स रुके हुए हैं हमारे टीचर्स के, हम लोग उस पर बहुत जोर देंगे। उसके अलावा जो कुछ प्रमोशन हुए हैं उनके एरियर्स रुके हुए हैं, हमारा ये मुख्य केंद्र रहेगा उस पर कि हम लोग उनके एरियर्स जल्दी से जल्दी दिलवा सकें। और जो कुछ काम बीच में रह गए हैं उनको भी पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है। और कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर कुछ स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, हम उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने उस मुद्दों को उठाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वाइस चांसलर साहिबा हमारा साथ देंगी और हमारी जो जेन्युइन टीचर्स की जो जेन्युइन कॉज है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों को सुने और जो भी हमारे जेन्युइन कॉज हैं उसको वो एड्रेस करें। बिल्कुल, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। ये थे आज हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के नवनियुक्त सचिव डॉक्टर मोहम्मद इरफान कुरैशी साहब। आपका दिल की गहराइयों से विश्व भाईचारा टाइम्स के साथ जुड़ने का शुक्रिया।